नमस्कार साथियों, ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काव्य प्रकाश के इस व्याख्यात्मक अध्ययन में हम आज 57वें एपिसोड के माध्यम से सूत्र संख्या पदैक देश रचना वर्णेस्वपि रसादयः इस पर ही बात करेंगे और पदैक देश भेद ध्वनि भेद को हम समझेंगे। पद के एक देश की प्रकाशता का वर्णन किया जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि पद के किसी एक देश का। अब पद जो होता है वो कैसे बनता है? पद अपदम न प्रयुंजीतः, पद बनाने से पहले कुछ प्रकृति प्रत्यय करना पड़ता है। पद में प्रकृति भी होती है, प्रत्यय भी होता है। प्रकृति दो प्रकार की होती है, कभी धातु रूपा प्रकृति होगी, कभी नाम रूप प्रातिपदिक रूप प्रकृति होगी। प्रत्यय होते हैं तो प्रत्यय तिंग प्रत्यय और उसके बाद भी कृत तद्धित प्रत्यय होते हैं और उपसर्ग निपात भी होते हैं। उनमें से हम कई भेद पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रकृति के दो भेद पढ़ चुके थे। एक जगह जो प्रकृति थी उसका उदाहरण था रतिकेल हृत निवसन कर किशलय रुद्ध नयन युगलस्य रुद्रस्य तृतीय नयनम पार्वती परिचुंबितम जयति। इसमें जो जयति जी धातु है वो प्रकृति का ही उदाहरण था। उसके बाद जो दूसरा श्लोक था प्रेयान सोयम अपाकृतः शशपथम पादानतः कांतया, इसमें जो पदानी शब्द था, चित्रांडेव पदानी में जो पदानी शब्द था उसके आधार पर जो प्रातिपदिक रूप प्रकृति का उदाहरण यहाँ पर बताया गया था। उसके बाद हमने कई उदाहरण पढ़े थे, जिसमें कभी टुप के द्वारा कहीं तिंग के द्वारा हम इन सब उदाहरणों को पढ़ चुके थे। अब संबंध की बात की जा रही है। संबंध वचन और पुरुष प्रत्यय और पूर्व निपात, ये चार जो भेद हैं पदैक देश के, उनको हम समझेंगे। देखिए, पद का एक देश होना कई प्रकार से होता है। उनमें जितनी भी संभावनाएं बनती हैं उन सभी के उदाहरण यहाँ अलग अलग रूप से आचार्य मम्मट देंगे, जिससे हम जो भी स्थिति है उसको ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सीधे। जो हमारी पीपीटी है उसमें क्या लिखा है, ये थोड़ा सा ऊपर खसक गई है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा। संबंधस्य यथा, संबंध क्या है? संबंध जो है वो षष्ठी विभक्ति है, वो कारक में नहीं आता है, इसलिए संबंध का अलग से प्रयोग किया जा रहा है। संबंध की किस प्रकार व्यंजकता होगी, संबंध की किस प्रकार पदैक देश प्रकाशता होगी, उसको बताया जा रहा है। कोई स्त्री है, दो स्त्रियां हैं, एक गांव की है एक शहर की है, या फिर स्त्रियों का समवाय बैठा है, उनमें से कोई एक गांव की स्त्री है, उस पर लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति बनती है। कोई ग्रामीण स्त्री है तो उसके सामने जो शहर की स्त्रियां होती हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ समझती हैं और श्रेष्ठ समझकर जो गांव की स्त्री है उसको नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं। ऐसा लोक व्यवहार में ही देखा जाता है, लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। तो उस समय जो गांव की स्त्री है वो चिढ़कर गुस्से में उनसे कह रही है, वो अपना उत्कर्ष बता रही है। किस प्रकार उत्कर्ष बता रही है उसको आप समझेंगे इस पद्य के द्वारा। ग्रामम रुहास्मि, ग्रामम रुहास्मि, ग्राम रुहास्मि लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और ग्रामे वशामि, ठीक है। ग्राम रुहास्मि ग्रामे वसामि नगर स्थितिम न जानामि नागरिकाणाम पतीन हरामि या भवामि सा भवामि। ये कह रही है, क्या कह रही है? ग्राम रुहा, ग्रामे उत्पन्ना अस्मि, अतः ग्राम रुहास्मि, गांव की हूं। ग्रामे बसामी, गांव में रहती हूं। गांव में उत्पन्न हुई हूं और गांव में ही रहती हूं, इसलिए क्या है? नगर स्थितिम न जानामि, नगर कैसा होता है, नगर का व्यवहार कैसा है, ये सब मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है। या भवामी सा भवामी, मैं जो भी हूं सो बनी रहूं। गंवार हूं, अनपढ़ हूं, व्यवहार कुशलता नहीं है, जो कुछ भी है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, नागरिकाणाम पतीन हरामी। नागरिकाणाम मतलब नगर की जो स्त्रियां हैं उनके पतियों को हरण कर लेती हूँ, पतियों का हरण कर लेती हूँ। अर्थात अपने रूप सौंदर्य से तुम जो बहुत योग्य बन रही हो कि तुम शहर की हो और मेरा उपहास कर रही हो, तुम्हारे पतियों का मैं हरण कर लेती हूँ। अर्थात मेरे प्रयास से जो
योग्य स्त्रियां, जो नगर की योग्य तुम जो बन रही हो, उनके पति भी मेरे अधीन हो जाते हैं, इत्यादि जो यहाँ पर नागरिकाणाम पद दिया है। नागरिकाणाम इति षष्ठ्याः, नागरिक शब्द में जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उससे यहाँ पर चमत्कार हो रहा है, उससे यहाँ पर पूरा उत्कर्ष हो रहा है। क्या है भाई, थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर जो नागरिकाणाम पद दिया है, इसका मतलब है नगर की स्त्रियां और उनके पति, नागरिकाणाम पतीन हरामी। यहाँ पर एक बात ध्वनित होती है, क्या होती है? मैं शहर के रहने वालों को अपने वश में कर लेती हूँ, किंतु इसके स्थान पर अगर यह कहा गया है कि मैं सहरातिनियों के प्रेमियों को अपने वश में कर लेती हूँ, यहाँ पर जो नागरिकाणाम पद दिया है, इस शब्द में संबंध में षष्ठी है। इस षष्ठी के द्वारा यह ध्वनित होता है कि शहर की जिन स्त्रियों को अपने कला, कौशल, व्यवहार, आचार और अपनी चतुरता का अभिमान है और उनके संपर्क में उनके प्रियतम भी उसी प्रकार कला इत्यादि से विदग्ध हो गए हैं, जो उन स्त्रियों से प्रभावित होकर उनके आसक्त हैं, ऐसे आसक्त प्रेमियों को भी मैं अपने बस में कर लेती हूँ, ये ध्वनि निकलती है। अब नागरिकाणाम जो पद दिया है, षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी चा अनादरे, षष्ठी अनादर में भी होती है। अनादर मतलब नागरिकाणाम पद कहने से जो शहर की स्त्रियां हैं, जो नगर में रहने वाली हैं, उनका अनादर कर रही है ये। अनादर क्या है कि त्वद अधीनाः ये पतयः सन्ति तेषामपि अहम हरणम करोमि कर्तुम समर्था अस्मि। जो तुम कला, कौशल, आचार, व्यवहार, रहन सहन में बहुत निपुण हो और उस निपुणता के कारण पति जो पुरुष तुम्हारे प्रति आकृष्ट हैं, वो ऐसे आकृष्ट तद अधीनानाम पतीनाम अहम हरणम कर्तुम स्वाधीनताम कर्तुम क्षमः अस्मि। ये भाव यहाँ पर व्यंजित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है। आगे क्या लिखा है, जो एक दूसरी टीका है उसको भी देख लेते हैं। अत्र नागरिकान इति अपहाय नागरिकाणाम पतीन, यहाँ नागरिकान हरामी ऐसी बात नहीं कही, नागरिकाणाम पतीन हरामी, ये जो युक्ति कही गई है उस संबंध षष्ठी है और उससे क्या है, पतिषु चातुर्यातिशय द्योत्येन तेन च स्वस्य अति चातुर्यम व्यंग्यम अस्ति। यहाँ पर जो नागरिकाणाम पद दिया है, उससे क्या कहा है कि तुम तो चतुर हो, लेकिन मेरी चतुरता क्या है कि तुम्हारे अधीन जो लोग हैं उनको भी मैं अपने अधीन कर लेती हूँ। तो अपनी अधिक चतुरता जो व्यंजित हो रही है वो नागरिकाणाम शब्द से हो रही है, इसलिए नागरिकाणाम में जो षष्ठी है वो पदैक देश प्रकाशता का स्वरूप हमें बता रही है। ये यहाँ पर रमणीय क्षत्रिय कुमार आसीत इति कालस्य, ये प्रसंग कहाँ का है, तो ये वीर चरित एक नाटक है। उस नाटक में भगवान राम ने शंकर का धनुष तोड़ दिया है और धनुष तोड़ने के बाद जो कौन है, दासरथी भार्गव अर्थात परशुराम, उनकी उक्ति ये है, रमणीय क्षत्रिय कुमार आसीत। वो कह रहे हैं भगवान राम ने स्वयंवर के अवसर पर धनुष तोड़ दिया है। धनुष तोड़ने से भार्गव क्या हो गए हैं, कुपित हो गए हैं। और कुपित भार्गव की युक्ति है, रमणीय क्षत्रिय कुमार आसीत इति कालस्य, अर्थात आज से काल का उदाहरण है ये। ठीक है, संबंध का हो गया है और ये काल का उदाहरण है। क्या है कि रमणीय क्षत्रिय कुमार था इति कालस्य, काल का उदाहरण है। कैसे, यहां पर ऐसा ही भग्न महेश्वर कारमुकम, भग्न अर्थात तोड़ दिया है, महेश्वर का कारमुक अर्थात धनुष, जिसने ऐसे दासरथिम अर्थात रामम प्रति, राम के प्रति कुपितस्य क्रोधयुक्तस्य भार्गवस्य उक्ति अस्ति, भार्गवस्य उक्ति अस्ति। यहां तात्पर्य यह है, आसीत जो दिया है, आसीत क्या है, लंग लकार का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो काल यहां पर इसलिए लिखा गया है, लकार इसलिए नहीं लिखा गया कि लकार जो होते हैं वो क्रियाओं में ही होते हैं। कुछ प्रत्यय भी ऐसे होते हैं जो भूतकाल का, भविष्य काल का और वर्तमान काल का बोध कराते हैं।
तो काल से यहाँ पर कालवाचक प्रकृति प्रत्यय सबका बोध हो जाएगा, धातु आदि का भी, लकार का भी बोध हो जाएगा, प्रत्ययों का भी बोध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लकारस से न लिख के कालस से लिखा। अगर लकार लिख देते केवल तो 10 लकारों का ही बोध होता, और जो अक्तः प्रत्यय भूतकाल में होता है उसका बोध नहीं हो पाता। तो आसीत पद जो दिया है, इस आसीत पद में जो भूतकाल का लकार प्रयुक्त किया गया है, उससे काल के एक देश की व्यंजकता, पद के एक देश की प्रकाशता यहाँ पर ध्वनित हो रही है। इसका तात्पर्य क्या निकलता है? इससे यह ध्वनि निकलती है कि राम की रमणीयता अब समाप्त हो चुकी है। राम ने धनुष तोड़ा, उससे पहले राम बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब रमणीय क्षत्रिय कुमार आसीत ऐसा लोग कहेंगे। कौन? राम बहुत मनोहर थे, क्योंकि अब मैं तत्काल इनको मार डालूंगा, इनको अब मरा हुआ ही समझो आप। ये ध्वनि भी निकलती है। इस ध्वनि के द्वारा परशुराम का क्रोध जो है वो प्रकर्ष को प्राप्त हो रहा है। यह ध्वनि वक्ता और प्रकरण की विशेषता से निकलती है। इस प्रकार काल के अर्थ में लकार के द्वारा ध्वनि का यह उदाहरण है। यह यहाँ ग्रंथकार ने लकार की व्यंजकता न कहकर, जो हम आपको बता चुके हैं, इसकी काल की व्यंजकता कही है, क्योंकि प्रत्यय इत्यादि भी दूसरे उपायों द्वारा भी काल का द्योतन होता है, प्रत्ययों से भी। इसलिए काल की विशेषता कहने से कालार्थक प्रत्ययों का समावेश भी इस प्रसंग में हो जा रहा है। तो संबंध का उदाहरण हो गया और काल का ये उदाहरण हो गया। ठीक है, संबंध और काल को हम लोग समझ लिए हैं। आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। वचन से यथा, वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो 3 प्रकार के वचन संस्कृत में होते हैं, उनकी एक देश व्यंजकता कैसे होती है। वचन भी क्या होते हैं? एक देश में होते हैं पद के। ठीक है, वचन जैसे आपने सुप्रत्यय पढ़े हैं, सु औ जस, सु औ जस। सु है एक वचन में, औ है द्विवचन में, जस है बहुवचन में। इन प्रत्ययों की, इन सुप प्रत्ययों की, इन वचन के माध्यम से कैसे व्यंजकता होती है, जो पद का एक देश है उसके स्वरूप को बताया गया है यहाँ पर। तेषाम गुणग्रहाणाम तासम उत्कंठा नाम तस्य प्रेमणः तासाम भड़िती नाम सुंदरः, सुंदर ये संबोध्य पद है। ईदृशम जातम अवसानम, कोई स्त्री है जिसका प्रियतम उसको छोड़कर किसी और में आकृष्ट हो गया है, उस समय वो उस प्रियतम को याद दिला रही है। क्या याद दिला रही है? तेषाम गुणग्रहाणाम। तात्पर्य यहां पर क्या है? उन गुण ग्रहणों का, उस समय जब वो अवस्था थी, जब हम लोगों का प्रेमालाप होता था, उस समय क्या होता था? पूर्वम बहुतर गुण श्रवणादि भी अनुरागातिशयम प्रकटयति। तुम मेरे गुणों का ग्रहण करके बहुत अनुराग प्रेम प्रकट करते थे, है ना। और क्या लिखा है? हे सुंदर, सुंदर पद जो दिया है, हे सुंदर मनोहर स्वरूप वाले, गुण वर्णना नाम, पूर्व में जो गुण वर्णन किया जाते थे, और क्या तासाम उत्कंठा नाम, जो पहले तुम्हारी मेरे मुझसे मिलने की उत्कंठाएं होती थी। और क्या लिखा है? एक सेकेंड, ठीक है। तासाम भड़ती नाम तमेव जीवित सर्वस्वम इत्यादि वचनानाम तस्य प्रेमणः मदवृत्ते तद विषयानुरागस्य ईदृशमेव। मतलब इस प्रकार का जो अवसान हुआ, पहले जो प्रियतम था वो क्या करता था? नायिका के गुण ग्रहण से उसमें बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उसके प्रति उत्कंठाएं होती थी, और उन सुंदर सुंदर बातें करता था कि तुमको चांद पर घुमाएंगे, तुमको स्विट्जरलैंड ले जाएंगे, ये सब बातें करता था। इस समय किसी दूसरी में आकृष्ट हो गया है, इसलिए इस प्रकार की बातें करना उसने बंद कर दिया है। और बातें बंद हो जाने से वो कह रही है ईदृशम जातम अवसानम, क्या यही प्रेम का अंत होना था? तस्य प्रेमणः, प्रकृष्टस्य प्रेमणः ईदृशम अवसानम जातम, उस इतने पुष्ट प्रेम का जो अत्यंत अधिक हो गया था, उसका इस प्रकार से अंत होना था। ये एक नायिका अपने ऐसे प्रियतम से कह रही है जो उसको छोड़ के जा चुका है। अब वहां पर क्या है? अत्र गुणग्रहणादीनाम बहुत्वम प्रेमणश्च एकत्वम द्योत्यते। अब प्रेमण शब्द में क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, और गुणग्रहाणाम, उत्कंठा नाम, भड़ती नाम, इसमें षष्ठी बहुवचन है।
तो ये वचन के द्वारा यहाँ पर पद के एक देश की व्यंजकता का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। यत्र बहुवचन एक वचनाभ्याम प्रेम न कदाचित अन्यथा भावम प्राप्तम यति विद्यते। बहुवचन के द्वारा जो प्रेम है वो अन्यथा भाव को प्राप्त हो गया है, इस प्रकार का अवसान हो गया है कि तुम्हारी मेरे अंदर रुचि ही नहीं रही है। तेन च विप्रलंभ उत्कर्षः व्यंग्यः, इस नायिका का जो विप्रलंभ का उत्कर्ष है, वियोग का उत्कर्ष है, वो यहाँ पर व्यंजित हो रहा है। ठीक है, बहुत्वम बहुविधत्वम एकत्वम एक विधत्वम एव तथा च प्रेम हेतूनाम गृह ग्रहणादीनाम नाना प्रकारत्वेपि तत्कार्यस्य प्रेमणः एक जातित्वमेव इति भावः इत्यादि जो लिखा है कि प्रेम जो है वो एक जातीय होता है, इसलिए एक वचन में प्रयुक्त किया गया है, और उसके जो कारण थे वो बहुवचन वाले थे। तो इत्यादि के द्वारा यहाँ पर वचन रूप पद के एक देश की व्यंजकता का उदाहरण यहाँ पर बहुवचन और एक वचन से द्योतित हो रही है। बहुत्वम अर्थात बहुवचन से और एकत्वम अर्थात एक वचन से द्योत्यते अर्थात द्योतित हो रही है। इसके बाद एक और उदाहरण दिया है पुरुष व्यत्ययस्य उदाहरणम। ठीक है, पुरुष व्यत्यय अर्थात पुरुष जिसको प्रथम पुरुष होना था उसको मध्यम पुरुष बना दिया, मध्यम पुरुष को उत्तम पुरुष बना देना, ये पुरुष व्यत्यय की स्थिति बनती है। पुरुष व्यत्यय के विषय में जो हमारे आचार्य हैं पाणिनि, उन्होंने भी कुछ लिखा है। पुरुष परिवर्तन के विषय में पाणिनि जी का एक अनुशासन है, प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते उत्तम एक वच्च, अर्थात यदि परिहास व्यक्त करना है तो और मानने के अर्थ में मन धातु का साथ में प्रयोग किया गया हो, तो जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसमें मध्यम पुरुष हो जाता है और मन धातु में उत्तम पुरुष हो जाता है, तथा मन धातु के द्विवचन और बहुवचन के स्थान पर एक वचन भी हो जाता है। बस इसी नियम से यह परिवर्तन हुआ है। किसमें? इस श्लोक में। देख लेते हैं, कोई व्यक्ति है जो सांसारिक मोह से विरक्त हो गया है, लेकिन अचानक उसने कोई स्त्री देख ली जिससे उसका जो मन है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। उसी बात को यहाँ पर वर्णित किया गया है। क्या है उसको देख लेते हैं। विरक्त कवि का जो अंतःकरण है वो किसी सुंदरी को देखकर प्रभावित हो रहा है, और वो अंतःकरण से मतलब चित्त से कह रहा है, रे रे चंचल लोचनांचित रुचे चेतः प्रमुच्य स्थिर प्रेमाणम महिमान मीड नयना, यहाँ पर न छूट गया है। ठीक है, मीड नयना नयनाम आलोक्य किम नृत्यसि किम मन्ये विहरिष्यसे वतहताम मुंचांतर आशामिमाम ऐसा कंठ तटे कृता खलु सिरा संसार वारानिधौ संसार रूपी समुद्र में। ठीक है, कंठ तटे कृता खलु खलु शिला, ये इस्सा ऐसा रमणीया सुंदरी वर्तते, सा संसार रूपी समुद्र में डुबाने के लिए गले में बांधी गई शिला है। निश्चित रूप से ये संसार रूपी समुद्र में डुबा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको पत्थरों से बांधकर जल में डाला जाता है जिससे वो ऊपर न उतराए, तो इसलिए संसार रूपी जो समुद्र है उस समुद्र में डुबोने के लिए, मारने के लिए गले में बांधी गई एक ये निश्चित रूप से शिला है। कौन? ऐसा सुंदरी जिसके विषय में तुम्हारा जो मन है वो थोड़ा सा विचलित हो रहा है। कैसे विचलित हो रहा है? तो रे रे अरे अरे चंचल लोचनांचित रुचे, चंचल लोचन नेत्र वाली में तुम्हारी क्या है? रुचि लगाने वाले चंचल, चंचल अर्थात अत्यंत मनोहर नेत्र जिसके हैं, चंचल लोचन वाली स्त्री में तुम्हारा क्या मन जो है वो रमण हो रहा है, रमित हो रहा है, आकृष्ट हो रहा है। ऐसे चित्त क्या करिए? स्थिर प्रेमाणम प्रमुच्य, स्थिर प्रेमाणम महिमानम, अरे जो ईश्वर में जो प्रेम करता है वो स्थिर प्रेम वाली महिमा है, उसको छोड़कर क्या लिखा? महिमानम
एड़ नयनाम आलोक्य किम नृत्यसी, स्थिर प्रेम को, ईश्वर के प्रति जो कैसा है, स्थिर प्रेम की जो महिमा है, उस महिमा को छोड़कर, क्या लिखा है, स्थिर प्रेमाणम महिमानम प्रमुच्य एड़ नयनाम आलोक्य किम नृत्यसी। एड़ नयना मतलब एड़स्य हरिडस्य, नयने इव नयने यस्या सा एड़ नयना, ताम आलोक्य, ताम तथा भूताम नायिकाम, नयन नयन कैसे हैं, हिरण के समान चंचल नेत्रों वाली उस नायिका को देखकर, हे चेत तुम क्या कर रहे हो, किम नृत्यसी, क्या तुम नाच रहे हो, नाच रहे हो अर्थात पगला रहे हो, किम मन्ये विहरिष्य से, तुम क्या सोच रहे हो हम क्या विहार करेंगे, रमण करेंगे इस नायिका के साथ। और क्या है, बत अर्थात खेद है, हताम मुंचांतर आसाम इवाम, ठीक है, इमाम आसाम, इन आशाओं को, कैसी आशाएं हैं, हताम अर्थात नष्ट कर देने वाली, मुंचांतर, इन आशाओं को क्या करो, छोड़ दो, इन आशाओं को तुम छोड़ दो, क्योंकि ये जो स्त्री है वो कैसी है, संसार रूपी समुद्र में डुबाने के लिए गले में बांधी गई कंठ तटे कृता शिला अस्ति खलु निश्चयेन। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये अर्थ तो आप समझ गए। अत्र प्रहास, यहां पर प्रहास, जो प्रहास है वो व्यंजित हो रहा है, किससे हो रहा है, पुरुष व्यत्यय से। मन्ये, मन्ये क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन, और विहरिष्य से ये है मध्यम पुरुष एक वचन। मन्ये जो है वो वर्तमान कालिक है, और विहरिष्य से क्या है, भविष्य कालिक है, ठीक है। तो विहरिष्य से अहम विहरिष्य से तो हो नहीं सकता है, तो पुरुष का व्यत्यय किया गया है, अहम विहरिष्ये, अहम विहरिष्ये होगा। और किम मन्ये, क्या तुम ऐसा मानते हो, तो किम मन्ये नहीं होना चाहिए, मन्य से होना चाहिए। तो मन्य से की जगह पे मध्यम पुरुष की जगह कर दिया उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष की जगह कर दिया मध्यम पुरुष। तो पुरुष का व्यत्यय मतलब परिवर्तन किया गया है, और इस परिवर्तन से जब कोई व्यक्ति किसी हास्य इत्यादि में होता है, मजे में होता है, तो इतना ध्यान नहीं देता है कि किस प्रकार वर्णन करना है। तो मन्ये और विहरिष्य से यहां पर क्या किया गया है, पुरुष का व्यत्यय कर दिया गया है, और व्यत्यय कर देने से यहां पर क्या प्रहास व्यंजित हो रहा है, कैसे, और अत्र मध्यमोत्तम पुरुष विपर्य न, मध्यम को उत्तम पुरुष बना दिया, विहरिष्य का विहरिष्य से कर दिया, और मन्य से का मन्य कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है, प्रहासम अभिव्यनक्ति, प्रहास, उस चित्त के प्रति हंसी व्यंजित हो रही कि तुम इतना मूर्ख हो, हमको मूर्ख समझते हो, कि तुम इस नायिका को देखकर अपने आप में आनंदित हो रहे हो, तुमको लग रहा है कि हम इसमें विहार करेंगे, इसके साथ रमण करेंगे, ऐसा मानते हो। लेकिन ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्त्री ये है, ये संसार रूपी समुद्र में डुबोने के लिए गले में बांधी गई एक शिला है, एक क्या है, पत्थर है। तो प्रहासेन च शांत रस प्रकर्षः व्यज्यते, इस प्रहास के द्वारा, जो पुरुष व्यत्यय करके जो प्रहास ध्वनित हुआ है, उस प्रहास के द्वारा यहाँ शांत रस भी उस नायक का, उस व्यक्ति का, संसार विमुक्त उस व्यक्ति का, उस स्त्री के प्रति क्या व्यंजित हो रहा है, प्रहास, उस चित्त के प्रति प्रहास व्यंजित हो रहा है, और उस प्रहास से व्यंजित हो रहा है शांत रस। तो यहां पर पुरुष व्यत्यय का उदाहरण दिया गया है, मन्ये में मन्य से होना चाहिए, विहरिष्य से में विहरिष्य होना चाहिए, तो यहां पर पुरुष व्यत्यय समाप्त हो जाएगा। लेकिन पाणिनि ने जो नियम दिया है वो निश्चित रूप से पुरुष व्यत्यय की ओर ही संकेत करता है, और पाणिनि के नियम को हम लोग समझ ही चुके हैं। वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या, प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते उत्तम एक बच्चा, क्या है, 1-4-106 में ये पाणिनि अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है उनका ये जो नियम है, और उसी के आधार पर यहाँ पर वस्तुतः यहाँ पर पुरुष व्यत्यय जो है वो वाच्य है पाणिनि के नियम के अनुसार, लेकिन उस वाच्य से इतना चमत्कार नहीं आ रहा है, ठीक है, जो है वो व्यंग्य रूपात्मक है, उसी चमत्कार से सहृदय को यहाँ पर आनंद आ रहा है। अंतिम उदाहरण देख लेते हैं, पूर्व निपात का है ये उदाहरण। पूर्व निपात के उदाहरण में किस प्रकार निपात के द्वारा पद के एक देश से
पद के एक देश की व्यंजकता से ध्वनि अर्थ आता है, उसको हम समझते हैं। येषां दौर्बलमेव दुर्बलतया ते सम्मतास्तैरपि प्रायः केवल नीति रीति शरणैः कार्यं किमुर्वीश्वरैः ये क्ष्माशक्र पुनः पराक्रमनय स्वीकारकान्तक्रमात् ते स्युर्नैव भवादृशास्त्रिजगति द्वित्रा पवित्रा परम। कवि राजा की स्तुति कर रहा है और कह रहा है, हे राजन, भवादृशा त्रिजगति न स्यु, तुम्हारे जैसा राजा कोई इस संसार में, कैसा, पवित्राः, भवादृशाः पवित्राः अस्मिन् जगति त्रिजगति, अर्थात भूलोक, पृथ्वी, भूलोक, स्वर्गलोक और नरकलोक में तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं है। क्यों? तो ऊपर से पढ़िए तब समझ में आएगा। लिखा येषाम दौर्बल, येषाम दौर्बलमेव, दोह अर्थात भुजा, और उनका जो बल है, बाहुबल है, उनको ते समस्ताः, वे सभी, जिनमें केवल बाहुबल है, दुर्बल मतलब भुजाओं का बल है, केवल पराक्रम है, ते सम्मताः तैहिरपि, तैहि अर्थात विद्वानों के द्वारा, विद्वान शब्द यहां पर अध्याहार कर लिया जाएगा सर्वनाम के द्वारा, ठीक है। तो उन विद्वानों के द्वारा ते दुर्बलतया सम्मता, उन राजाओं को दुर्बल ही माना गया है जिनमें केवल पराक्रम है। और क्या है? प्रायः केवल नीति रीति शरणैः कार्यम किम उर्वीश्वरैः, उर्वीश्वर मतलब पृथ्वी के जो ईश्वर हैं, जिनके द्वारा केवल कैसा काम किया गया है, नीति का और रीति की शरण लेकर जो कार्य करते हैं केवल, अर्थात जिनमें पराक्रम का अभाव है, केवल नीति की रीति है, ऐसे लोगों के किए गए कार्यों से क्या लेना देना, अर्थात उनको भी सामान्य समझा जाता है, ठीक है। ये क्ष्माशक्र पुनः पराक्रम नय स्वीकार कांतक्रमात्, अर्थात क्ष्माशक्र जो शब्द है वो संबोध्य है। क्ष्मा मतलब पृथ्वी, शक्र मतलब इंद्र, पृथ्वी के इंद्र, हे पृथ्वी के इंद्र, पुनः ये जो लोग पराक्रम नय स्वीकार कांतक्रमाः, पराक्रम मतलब बाहुबल और नय मतलब नीति शास्त्र के अनुसार चलने वाले, जो नीति और पराक्रम को स्वीकार करके मनोहर हैं, जिनके अंदर नीति और पराक्रम दोनों ही भरा हुआ है, ऐसे राजा भवादृशाः हैं, न स्यु, होते ही नहीं है। कहां? त्रिजगति, तीनों लोकों में ऐसे आपके जैसे राजा होते नहीं हैं। और अगर हैं भी तो द्वित्राः, दो चार ही हैं, दो तीन ही हैं, द्वौ च त्रि च, है ना, त्रयश्च द्वौ च त्रयश्च द्वित्राः, ठीक है। ये आपने अर्थ समझा। कोई कवि राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि इस संसार में एक प्रकार के जो राजा हैं वो कैसे होते हैं, वो केवल बाहुबल युक्त हैं, और बाहुबल युक्त राजाओं को विद्वानों ने कैसा माना है? दुर्बल ही माना है, अर्थात उनमें बहुत प्रताप का वर्णन विद्वानों के द्वारा उनका नहीं किया गया है। और जो केवल नीति की ही शरण लेते हैं हमेशा, ऐसे पृथ्वीश्वरों के कार्यों से क्या लेना देना, वो भी तुच्छ ही माने जाते हैं। लेकिन हे पृथ्वी के इंद्र, जो पराक्रम और नय की परंपरा से सुंदर है, पराक्रम और नीति के सुंदर क्रम को स्वीकार करने वाले हैं, वे तीनों लोकों में नहीं है। त्रिजगति ते न स्यु, यदि स्यु, यदि वो दो तीन हो तो आप जैसे पवित्र नहीं हो सकते हैं। यदि स्यु तर्हि भवादृशाः पवित्राः न स्यु, आप जैसे पवित्र इस संसार में नहीं ही हैं। अब यहां पर क्या है? अत्र पराक्रमस्य प्राधान्यम अवगम्यते, पराक्रम की प्रधानता यहां पर प्रतीत होती है। किससे? देखिए, पराक्रमश्च नयश्च, ठीक है। तो पराक्रम और नय में कौन सा समास हुआ है? द्वंद्व समास हुआ है। इसलिए काव्य शास्त्र को पढ़ने के लिए, आपको काव्य को पढ़ने के लिए व्याकरण शास्त्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अल्पाच्चतरम, अर्थात जो अल्प अच वाला पद होता है
उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता है। तो पराक्रम शब्द में 4 अच हैं और नय में 2। तो नय का पहले प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग कैसे होना चाहिए? नय पराक्रम स्वीकार कांतक क्रमा। ठीक है, नय का प्रयोग पहले करना चाहिए और पराक्रम का प्रयोग बाद में करना चाहिए। लेकिन पाणिनि के द्वारा एक दूसरा सूत्र दिया है, अव्यर्हितम पूर्वम, अर्थात जो अधिक आदरणीय होता है उसका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। अल्पाच्यतरम का ये अपवाद सूत्र है। अल्पाच्यतरम ने ये व्यवस्था बना दी कि कम कम अच वाला पद है वो पहले प्रयुक्त हो, ज्यादा अच वाला बाद में। उस आधार पर नय पराक्रम ऐसा प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा सूत्र है अव्यर्हितम पूर्वम, अर्थात जो ज्यादा आदरणीय, ज्यादा सम्मानित अर्थ को देने वाला पद होता है उसका पहले ही प्रयोग करना चाहिए। इस आधार पर यहां पर निपात का क्या किया गया है? पूर्व प्रयोग करके पराक्रम की प्राधान्यता व्यंग्य हो रही है। तो ये पूर्व निपात का उदाहरण यहां पर स्पष्ट होता है। तो इस आधार पर आज की कक्षा में आपने सबसे पहले संबंध षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखा। उस षष्ठी विभक्ति पदैक देश के द्वारा किस प्रकार व्यंग्यार्थ आता है, उस पदैक देश की प्रकाशता किस प्रकार होती है, ये समझा। दूसरा उदाहरण था वचन का। वचन थे यहाँ पर क्या था? बहुवचन और एक वचन। बहुवचन थे गुणग्रहाणाम, उत्कंठानाम और भड़ती नाम में बहुवचन था, और उसके द्वारा एक वचन जो प्रेमणः षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया गया है, उसमें किस प्रकार व्यंग्यार्थ आ रहा था, वहां वचन की पदैक देश प्रकाशता का ये उदाहरण आपने पढ़ा था। इसके बाद पुरुष व्यत्यय, अर्थात जिसको मध्यम पुरुष करना था उसे कर दिया उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को कर दिया मध्यम पुरुष। वैसे तो ये व्याकरण शास्त्र अनुमोदित प्रयोग हैं, लेकिन इसके द्वारा जो व्यंग्यार्थ आ रहा है वो सहृदय के हृदय को आकृष्ट कर रहा है। यहाँ प्रहास आ रहा है और प्रहास से शांत रस व्यंजित हो रहा है। ये जो चमत्कार की परंपरा है उस सहृदय के हृदय को आकृष्ट करती है, और वही यहाँ पर मूल रूप से चारुत्तोत्कर्ष निबंधन में हेतु है। फिर पूर्व निपात का बता दिया। पराक्रम नय में नय का पहले प्रयोग करना चाहिए था, पराक्रम का बाद में। लेकिन यहाँ पराक्रम की प्रधानता है, अव्यर्हितम पूर्वम, इस सूत्र से पराक्रम पहले ही प्रयुक्त होगा। इस आधार पर आपने पूर्व निपात की पदैक देश प्रकाशता भी समझ ली। आज की कक्षा में आपने जो भी पढ़ा उसमें संबंध, वचन, पुरुष व्यत्यय और पूर्व निपात में पदैक देश में किस प्रकार व्यंजकता होती है ये समझा। अग्रिम कक्षा में हम पुनः जो अवशिष्ट उदाहरण बचे हुए हैं उनको भी समझ लेंगे, और इस आधार पर पदैक देश को समझ लेंगे और जो बचा हुआ अंश है उसको भी समझ लेंगे। तो आज की कक्षा के लिए, आज के विषय के लिए इतना पर्याप्त है। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार।